नमस्कार। आज हम प्लास्टिक प्रदूषण के एक ऐसे पहलू पर बात कर रही हैं जिसे अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। जी। हम सब इसे एक पर्यावरणीय समस्या की तरह देखते हैं, है ना? लेकिन आज हमारे पास जो स्रोत है वो कुछ और ही कहानी बताते हैं। हाँ, बिल्कुल। वो ये दिखाते हैं कि भारत में ये मसला लैंगिक असमानता और सामाजिक न्याय से काफी गहराई से जुड़ा हुआ है। सही कहा। इन दस्तावेजों में एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट सामने आता है, धीमी हिंसा। ये वो नुकसान है जो मतलब फौरन नजर नहीं आता, पर प्लास्टिक के कारण धीरे धीरे महिलाओं और लड़कियों के स्वास्थ्य, उनकी जिंदगी, उनके भविष्य पर बहुत गहरा असर डाल रहा है। चलिए इसे थोड़ा और समझते हैं। हाँ, और ये आप देखें, सिर्फ वो समंदर किनारे फैला कचरा या लैंडफिल का ढेर नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उन अदृश्य तरीकों के बारे में है जिनसे प्लास्टिक में जो केमिकल्स होते हैं ना, और जिस तरह से इसका निपटान होता है, हाँ, वो महिलाओं की जिंदगी पर कहीं ज्यादा असर डाल रहा है, खासकर भारत जैसे विकासशील देशों में, जहाँ बाहर से भी कचरा आता है ना। जी हाँ, जहाँ विकसित देशों से भी काफी मात्रा में प्लास्टिक वेस्ट आता है, तो ये समस्या और भी आप कह सकते हैं जटिल हो जाती है। तो विश्लेषण में जो एक मुख्य बात उभरती है वो ये कि कैसे घरों में जो हमारी पारंपरिक भूमिकाएं हैं उनके चलते महिलाएं प्लास्टिक प्रोडक्ट्स के ज्यादा संपर्क में आती हैं। सोचिए जरा, खाने की पैकिंग से लेकर रोजमर्रा की चीजें, हाँ, रोजमर्रा इस्तेमाल होने वाले सस्ते सौंदर्य प्रसाधन तक। और ये कोई छोटी बात नहीं है। भारत में ये कॉस्मेटिक्स का बाजार 10,000 करोड़ से ज्यादा का है। बाप रे। और रिसर्च बताती है कि इन प्रोडक्ट्स में जो माइक्रोप्लास्टिक होते हैं वो सीधे सीधे महिलाओं के स्वास्थ्य को खतरे में डाल रहे हैं। और ये सिर्फ मतलब ऊपरी संपर्क नहीं है, इसके बहुत गंभीर स्वास्थ्य परिणाम दिख रहे हैं। जैसे कि स्रोत बताते हैं त्वचा रोग, थायराइड की प्रॉब्लम, हार्मोनल इम्बैलेंस, बांझपन और यहाँ तक कि गर्भपात जैसी तकलीफें। ओह, एक अहम बात यह भी है कि महिलाओं का शरीर, खासतौर पर उनमें जो वसा ऊतक यानी फैट टिश्यू होता है, हाँ, और एस्ट्रोजन हार्मोन, हाँ, इनकी वजह से इन जहरीले केमिकल्स को ज्यादा आसानी से सोखता है और जमा भी करता है। अच्छा, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। जी, और गर्भावस्था के दौरान ये खतरा और भी ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि ये जो बिस्फिनॉल ए, बीपीए और फ्थलेट्स जैसे रसायन हैं। हाँ, ये नाम सुने मैंने, प्लास्टिक में होते हैं। बिल्कुल, ये जाने माने केमिकल्स हैं जो हार्मोन सिस्टम में गड़बड़ी पैदा कर सकते हैं। ये गर्भ में पल रहे बच्चे के विकास को सीधे नुकसान पहुंचा सकते हैं, यानी जन्मजात विकारों का खतरा। हाँ, या फिर आगे चलकर हार्मोन से जुड़ी समस्याएं। यहाँ एक और पहलू भी तो है, सामाजिक आर्थिक वाला। बिल्कुल। हम देखते हैं कि प्लास्टिक का कचरा ज्यादातर कहाँ जमा होता है, गरीब बस्तियों के पास या गांव के आसपास। सही बात है। और यहाँ रहने वाली महिलाएं जो अक्सर आर्थिक रूप से सबसे ज्यादा कमजोर होती हैं, जी, वो अपने परिवार का पेट पालने के लिए कचरा बीनने और उसे अलग करने जैसे खतरनाक काम करने पर मजबूर होती हैं, और वो भी बिना किसी ग्लव्स या मास्क के। हाँ, बिना किसी सुरक्षा उपकरण के। ये धीमी हिंसा का एक और, आप कहें तो, बहुत ही क्रूर चेहरा है। बिल्कुल। इससे उन्हें स्किन की बीमारियां, सांस की तकलीफें, प्रजनन स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं तो होती हैं। और कैंसर का खतरा भी। हाँ, कैंसर का खतरा भी काफी बढ़ जाता है। और जब ये कचरा जलाया जाता है, उससे निकलने वाला धुआं, डाइऑक्सिन, बहुत खतरनाक। हाँ, जिसमें डाइऑक्सिन जैसे जहरीले रसायन होते हैं, वो गर्भवती महिलाओं और छोटे बच्चों के लिए तो खासतौर पर बहुत ही ज्यादा हानिकारक है। इसका एक और बहुत दुखद नतीजा है जो हमारी शिक्षा व्यवस्था पर पड़ता है। वो कैसे? विश्लेषण इस बात पर जोर देता है कि कई लड़कियां अपनी बीमार माँ की मदद करने के लिए या घर चलाने में हाथ बटाने के लिए, हाँ, स्कूल छोड़ने पर मजबूर हो जाती हैं। हाँ, और बहुत कम उम्र में ही इस खतरनाक काम में लग जाती हैं। ओह, ये तो बहुत दुख की बात है। इससे उनका अपना भविष्य पूरी तरह अंधकारमय हो जाता है। प्लास्टिक उनके लिए सचमुच एक धीमा जहर बन जाता है, जो उनकी आगे बढ़ने की हर संभावना को एक तरह से धीरे धीरे खत्म कर देता है। ये भी उसी धीमी हिंसा का एक रूप है। इन स्रोतों से एक और बात साफ होती है, हमारी नीतियों में भी कहीं न कहीं कमी है। अक्सर पर्यावरण और कचरा प्रबंधन से जुड़ी जो नीतियां बनती हैं, वो ज्यादातर तकनीकी समाधानों या बड़े शहरों पर ही फोकस करती हैं। हाँ, मतलब टॉप डाउन अप्रोच ज्यादा रहती है। बिल्कुल। वो इस बात को नजरअंदाज कर देती हैं कि प्लास्टिक का महिलाओं पर क्या खास असर पड़ रहा है, उनका जो असंगठित श्रम है उसकी क्या चुनौतियां हैं, उनकी स्वास्थ्य की जरूरतें क्या हैं। और नीति बनाने की प्रक्रिया में
उनकी आवाज कहाँ है? वही चिंता की बात ये भी है कि इन नीतियों को बनाने में महिलाओं की भागीदारी न के बराबर होती है। हाँ, और इन नीतिगत कमियों को देखते हुए ये साफ है कि समाधान के लिए एक मल्टी लेवल स्ट्रैटेजी चाहिए, जैसा कि स्रोत भी सुझाते हैं। क्या है वो सुझाव? पहली बात तो कॉर्पोरेट जगत को जिम्मेदारी लेनी होगी, उन्हें सस्टेनेबल पैकेजिंग अपनानी होगी, सिंगल यूज प्लास्टिक की जगह बायोडिग्रेडेबल विकल्पों को बढ़ावा देना होगा, और अपनी फैक्ट्रीज में महिला मजदूरों का ध्यान रखना होगा। बिल्कुल, उनकी उत्पादन प्रक्रिया में महिला श्रमिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी। दूसरा, सरकारों को उन्हें क्या करना चाहिए? सरकारों को कचरा प्रबंधन को जेंडर सेंसिटिव बनाना होगा। मतलब जो महिलाएं कचरा बीनने का काम करती हैं, उनके लिए सुरक्षित और सम्मानजनक काम के अवसर पैदा करने होंगे। उन्हें सिर्फ मजदूर नहीं समझना होगा। सही कहा। उन्हें कचरा प्रबंधन के कामों में नेतृत्व की भूमिका देनी होगी और उनके लिए सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं का इंतजाम करना होगा। ये सिर्फ तकनीकी समाधान नहीं है। नहीं, ये सामाजिक न्याय का सवाल है। बिल्कुल। और तीसरा, और शायद सबसे महत्वपूर्ण, शिक्षा और जागरूकता। हाँ, शिक्षा और जागरूकता। स्रोत बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि लड़कियों और महिलाओं को प्लास्टिक के खतरों और सुरक्षित विकल्पों के बारे में जागरूक करना कितना जरूरी है। खास तौर पर लड़कियों की शिक्षा। जी, खास तौर पर लड़कियों की शिक्षा सुनिश्चित करना बेहद अहम है, क्योंकि एक शिक्षित और जागरूक महिला न सिर्फ अपनी रक्षा कर सकती है, बल्कि अपने पूरे समुदाय में बदलाव लाने की ताकत रखती है। ये धीमी हिंसा के चक्र को तोड़ने का एक बहुत शक्तिशाली तरीका है। तो इस पूरी चर्चा से ये तो एकदम साफ है कि प्लास्टिक प्रदूषण सिर्फ कूड़े के ढेरों की समस्या नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये लैंगिक असमानता को बढ़ाने वाला एक माध्यम भी है, जिसकी सबसे भारी कीमत महिलाएं और लड़कियां चुका रही हैं, खासकर वो जो सामाजिक और आर्थिक रूप से हाशिए पर हैं। और ये हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करता है। क्या? कि क्या प्लास्टिक संकट का हल सिर्फ बेहतर टेक्नोलॉजी या आर्थिक उपायों से ही निकल सकता है, या फिर महिलाओं को इस पूरी प्रक्रिया के केंद्र में लाना होगा? हाँ, या फिर महिलाओं को निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल करना, उन्हें सशक्त बनाना, उनकी शिक्षा सुनिश्चित करना ही इस धीमी हिंसा को जड़ से खत्म करने का सबसे प्रभावी और न्यायपूर्ण रास्ता है। ये वाकई सोचने वाली बात है। इस पर विचार करना बहुत जरूरी है।